हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर वल्ला। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी फुल जोश के साथ चल रही होगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में 2020 से 2025 तक के पीवाईक्यूज 2020 से 2025 तक के पीवाईक्यूज एमसीक्यूज का पैटर्न, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका जो पैटर्न होता है ये बार बार रिपीटेड होता है, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल आपको लगेगा, ताकि फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 2020 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। तो इस वीडियो में, इस मैराथन वीडियो में, जो आज का ये मैराथन है आपका, इसमें आपको मैं 2020 से लेकर 2025 तक सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको मैं कवर करने वाला हूं। तो अगर आप भी 95 प्लस का टारगेट रखे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में आपका 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट है, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक ही हमारे लिए क्या बनता है, मोटिवेशन होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सुपर इंपोर्टेंट पीवाईक्यू एमसीक्यूज को। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 2025 से। 25 का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम लोग 2024 में आएंगे, फिर 23 का करेंगे, फिर 22 का करेंगे, देन हम लोग 21, फिर लास्ट में हम लोग 2020 का करेंगे। इन सारे ईयर्स के क्वेश्चन के एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु 8 साइन 60 डिग्री माइनस 0 तथा 0,8 कोस 60 डिग्री के बीच की दूरी। देखिए, दूरी फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर कोई x1 y1 कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की दूरी निकालना है x2 y2 से, तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको इतना पता होना चाहिए। x2 का वैल्यू क्या है 0, x2 0, x1 कितना है 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और इधर y2 क्या है, y2 है 8 कोस 60 डिग्री माइनस y1 कितना है 0, यानी ये y2, ये x2 0 वाला, ये y1, और यहां से यहां तक ये x1, x1 y1 x2 y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो माइनस का करेंगे स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 60 डिग्री। जब दोनों में से 8 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर 60 को हम लोग थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और हम लोग यहाँ क्या है 8 का स्क्वायर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी हवेली पे। यदि O00 मूल बिंदु हो तथा P के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP है। कोई एक पॉइंट O है 00 मूल बिंदु, तथा बिंदु P का निर्देशांक क्या है x, 0, दूरी OP क्या होगा, OP बराबर होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर। ऑप्शन बी फॉर, एक वर्ड बोल दो वो क्या भी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई एच से बिंदु इतना इतना की दूरी। देखिए इसमें क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। मान लेते ये पॉइंट 12,14 है, तो 12,14 मतलब ये किसका एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई का वैल्यू होता है। तो एक्स का वैल्यू 12 मतलब ये एक्स का वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू 12 है, तो ये वैल्यू 14 है मतलब ये वाला वैल्यू 14 है। तो हमें वाई एच से पूछ रहा है, वाई एच से दूरी कौन सा होगा, ये वाला दूरी मतलब 12। आपको एक बात, इतना आपको ग्राफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या रखना है, वाई अच्छे से दूरी पूछे तो एक्स वाला आंसर होगा, यही अगर एक्स अच्छे से पूछता तो वाई वाला आंसर होता। वाई अच्छे से पूछे तो उसका उल्टा एक्स वाला का वैल्यू देना है, वो एक्स अच्छे पूछे तो उसका उल्टा वाई वाला वैल्यू देना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या बात है, ए ही आ रहा है। बिंदु -6 -8 की कोटि क्या है। एक होता है आपको पता होगा भुज, एक होता है कोटि। भुज किसको बोलते हैं, एक्स वाले वैल्यू को हम लोग भुज कहते हैं, एक्स का वैल्यू कितना -6, कोटि कहते हैं वाई वाले वैल्यू को, तो वाई का वैल्यू क्या है -8। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, बिंदु 3, -4 के किस पाद में स्थित है। देखिए आप जब भी ग्राफ पढ़े होंगे तो ग्राफ में क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रथम पाद में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, यानी +x, +y। ठीक है, दूसरे पाद में क्या होता है कि x माइनस हो जाता है और y प्लस होता है। तृतीय पाद में क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और चतुर्थ पाद में क्या होता है कि x पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव रहता है। हमें क्या पूछ रहा है, 3, -4 मतलब x क्या है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी चतुर्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली वाली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। जो मैंने बताया द्वितीय चतुर्थांश में क्या था, द्वितीय चतुर्थांश में क्या था, यहाँ देखिए अब देख सकते हैं, द्वितीय में क्या था, -x + y, -x + y, -x + y किसमें है, देख लीजिए अब इसमें -x + y, ये वाला माइनस है, देखिए ये तो माइनस वाला x वाला है ही नहीं, ये भी माइनस तो होगा नहीं, -x + y, ये -x - y है तो -x + y। बी फॉर, बोलो एक वोकैब सीख लोगे, बी फॉर बॉम्ब शॉट, ये आपका शॉट होने वाला आज का, ये मैराथन बॉम्ब शॉट होने वाला है, बी फॉर बॉम्ब शॉट। 7 नंबर क्या करा, बिंदु 4, -4, -4, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोई एक पॉइंट है, यहाँ है क्या 4, -4, ये है, ये पॉइंट क्या है -4, 4। ठीक है, इसके मिलाने वाला मध्य रेखा का मध्य क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को हम लोग, ये वाला x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 का वैल्यू, ये हुआ y2 का वैल्यू। इसमें मध्य बिंदु क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर क्या होता है y1 + y2/2। x1 का वैल्यू क्या है 4, 4 + -4/2 और ये क्या हो जाएगा x, और y का ये x बराबर था और y बराबर क्या हो जाएगा -4 + 4/2, 4 - 4 0 हो जाएगा तो x बराबर 0, y बराबर 0 यानी 0 0। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 4 है तो बिंदु A का नियामक 5 7 है तो बिंदु B का नियामक क्या है। ये कह रहा है कोई एक रेखाखंड है, A क्या है, A का वैल्यू है 5 7, B का हमें निकालना, मान लेते हैं x, y है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं O है इसका मध्य बिंदु, तो O क्या है 2, 4। मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को जोड़ के हम लोग उसका आधा करते हैं। ठीक है, x वाले को x का जोड़ के हम लोग आधा करते हैं तो मध्य बिंदु। अगर हम x का वैल्यू हम क्या लेते हैं, इन दोनों में से अगर हम 2 लेते हैं तो x 5 और 2 7/2, 2 आ रहा है नहीं तो 2 वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ 1 लेंगे x की जगह तो 5 और 1 6, 6/2 बराबर 3, 3 भी 1 भी नहीं होगा। ठीक है, अब x का वैल्यू हम अगर हम -2 लेते हैं तो x का वैल्यू -2 लेंगे तो 5 - 2 कितना होगा 3, 3 को हम 2 से भाग करेंगे तो 3 भाग तो ये बटे में आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली वाली। अब वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, 5 x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो 5 - 1/2 4/2 = 2, जो कि 2 हमें यहाँ दिया हुआ है। हम दूसरा वाला भी चेक कर सकते हैं, y का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1, तो 7 + 1/2 = 8/2 = 4, 4 क्या है y का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसको बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, वैसे आप फॉर्मूला लगा के लगाएंगे तो काफी लेंदी होगा। मैं आपको क्या समझाऊं, आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ एक अलग लेवल की पढ़ाई होती है, यहाँ आपको फॉर्मूला नहीं रटवाया जाता है, किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है ये बताया जाता है आपको। यहाँ किसी वृत्त के व्यास के सिरों की निर्देशांक इतना निर्देशांक है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए सेम वही मध्य बिंदु वाला है, ये अगर वृत्त है तो ये इसका क्या हो जाएगा व्यास, व्यास का सिरा कितना है 10, -6, दूसरा सिरा कितना है -6, 10। तब भी आपको ये ध्यान रखना है क्या है 10 -6 -6, 10, तो उसका मध्य बिंदु में क्या निकालना है, x वाले को x का जोड़ के मतलब 10 - 6 कितना होगा 4/2, -6, 10 ये भी कितना होगा 4/2 यानी 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बलदेव। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना दिया हुआ त्रिभुज है तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है।
केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? x का वैल्यू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y का वैल्यू कितना होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आपको ये सब कुछ रटना उठना है नहीं, जब भी निर्देशांक पूछे त्रिभुज का पहले वाले को देख लो, इस 4 को जोड़ देना किसके साथ? इस 0 के साथ। 4 प्लस 0 4, इसको जोड़ देंगे हम लोग 5 के साथ तो कितना हो जाएगा? 4 5 9, 9 को जब हम लोग 3 से भाग देते हैं कितना आएगा? 3। पहला वाला 3 होना चाहिए, पहला वाला 3 इसमें है, इसमें है, ये आंसर होगा नहीं। अब पहले पहले वाले को कर दिया, अब इसको इसके साथ करेंगे। 6 प्लस 4 10, 10 5 ये वाला 5, 6 4 10, 10 5 15, 15 बटा 3 करेंगे तो 5 आएगा। मतलब पहला वाला 3 आना चाहिए, दूसरा वाला 5 आना चाहिए। 3 5 कौन सा है? डी फॉर दिल्ली वाली। क्या बात है, दिल्ली वाली बहुत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? यदि ए 0,1 है, बी 0,5 है और सी 3,4 है तो किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, तो एबीसी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा? देखिए त्रिभुज का ये दिया हुआ है, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 निकाल सकते हैं। अब हमें अब इसका x को, ये क्या है? x1 ये है y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। इसका वैल्यू आप पुट करेंगे, इसका आंसर यहाँ निकल जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका सी फॉर छोटे सरकार। क्योंकि मैं देखिए यहाँ कैलकुलेशन में आपको सिखाने नहीं है, मैं आपको सिखाया हूँ कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, वो बताने आया हूँ मैं आपको, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड है। मैं कैलकुलेशन सिखाने ये आपको तो लेक्चर में सीखो, क्योंकि जोड़ घाटा तो आपको आता ही होगा, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ जोड़ और घाटा सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ लिखते हैं 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 80, यस और नो? 10 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 80 करेंगे तब भी 10 होगा, तो 10 10 हो का वैल्यू हो गया। यहाँ क्या कहा? 23 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस अगर हम लोग 67 करते हैं तो ये 23 डिग्री बराबर होता है। ये दोनों का वैल्यू को हम लोग 90 माइनस के साथ लिख दिए, इसको। अब इन दोनों को सेम लिख देते हैं ऐसे, 10 80 इंटू 10 67। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोट थीटा यानी कोट 80। इसमें इसका ट्रिक बताऊंगा अभी, रुकिए। इंटू 10 90 माइनस 67 कितना होता है? 90 माइनस 67 होता है 10 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? कोट थीटा। क्या हो जाएगा? कोट 67 इंटू 10 80 इंटू 10 67। कोट 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 80। कोट 67 को 1/10 67, 10 80 इंटू 10 67। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? ये 10 67 से ये 10 67 कैंसिल, ये 10 80 से ये 10 कैंसिल, तो बचा क्या? 1। ऑप्शन आपका बी। देखिए आपको इतना यहाँ बोर्ड एग्जाम आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको कंसेप्ट बता दिया। आपको क्या करना है, देखना सेम अगर कभी भी यहाँ रहे, सेम 10 रहे या 10 रहे, सेम रहे, तो आपको देना किस किस दो का, किसी का अगर दोनों को डिग्री को जोड़ते हैं, अगर 90 आता है तो उसका वैल्यू होगा। यहाँ 10 डिग्री है, इसमें कितना 80 वाले को जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी 10 अगर 10 को हम लोग 10 80, ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। नहीं, दोनों का जोड़ अगर 90 आए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये 10 23 है, 10 60 है, दोनों को अगर जोड़ कर 90 आ रहा है तो इसका भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। बचेगा क्या? 1। जोड़ के अगर 90 आ जाए तो एक दूसरे का वो उसका वैल्यू कट के 1 आता है, तो ऑप्शन बी। क्या करा? यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 10:144 है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या होता है? आपको पता होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का, माने भुजा अगर x है, ए बी है, दूसरा क्या है? डी है, तो इसके स्क्वायर का वर्ग होता है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? अगर हम लोग अगर उसके भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर क्षेत्रफल का अनुपात मान लेते हैं त्रिभुज 1 का है, सेम क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज 2 के लिए हम निकालते हैं, तो स्क्वायर इधर हटाएंगे भुजा का अनुपात के लिए, तो इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। यानी अगर उसके हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये दोनों समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, अगर इसके हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं तो उसके कोई भी भुजा के संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। लेकिन अगर हमें भुजा दिया हुआ निकालना है और वर्ग दिया हुआ तो हम लोग उसका सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 100 अनुपात स्क्वायर रूट ऑफ 144। 100 का क्या होता है? 10 अनुपात 144 का 12।
ऑप्शन सी। यदि किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? या क्या कह रहा है, किसी वृत्त के दो, कोई वृत्त क्या होता है, इतना तो आपको पता ही होगा वृत्त क्या होता है। यह है वृत्त। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा? बिल्कुल स्पर्श रेखा तो नहीं होगा। जीवा या फिर छेदक रेखा, क्या होगा जल्दी बताइए। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए बताइए बताइए, लेट नहीं। देखिए जीवा जो होता है, एक होता है छेदक रेखा, जिसको छेद करते हुए निकल जाए, जिसको छेद करते हुए निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। एक होता है जीवा। जीवा क्या होता है? जीवा ये वाला होता है, और ये होता है छेदक रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा 4:9 है तो उनके त्रिभुजों का अनुपात देखिए। एक साल में सेम क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बताया कि उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ था, भुजा पूछा था, भुजा दिया हुआ था, क्षेत्रफल निकालना। भुजा दिया क्षेत्रफल डालेगा इसका 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81 बी, इसका स्क्वायर कर देना है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है तो डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, उनके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी इसका भुजा अगर बीसी अपन ईएफ लेते हैं हम, तो इसका स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर होगा। बीसी अपन ईएफ क्या है? 3/4, क्या दिया हुआ है? 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये वाला 9 का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? एबीसी का क्षेत्रफल 54 दिया हुआ है, मतलब 9 किसके बराबर है? 9x अपन डिवाइडेड बाय 16x होगा। 9x का वैल्यू दिया हुआ है 54, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6। इसको हम लोग जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 16 6 के 96। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो पीछे वाला जो मैंने आपको बताया था, तो वो शायद मैं टिक नहीं किया था आंसर को, सॉरी मैं टिक नहीं किया था। तो ये क्या, तो क्या करेगा, वृत्त के बिंदु का अलग अलग जो प्रतिशत करता है उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। मैं आंसर तो बता दिया था लेकिन टिक करना भूल गया था। 17 नंबर क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। कोई एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और हमें बीसी दिया हुआ कितना? बीसी बराबर 13 है, ए बी बराबर 12 है, तो ए सी का मान क्या होगा? हमें ये वाला पूछ रहा है। आपको कुछ भी नहीं पता हो तो त्रिभुज में ये आपको थ्योरम पता होना चाहिए। ये रेशियो त्रिभुज का, एक अगर ये 12 होता है, ये 5 होता है, ये 12 तो ये 13 होगा। 5 12 13 का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 5, 12, 13। तीन, अगर ये लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण 5 होगा। ये दोनों रिलेशन आपको आना चाहिए, वरना फिर आप तैयारी छोड़ दीजिए अभी भी। ये दोनों आपको अगर पता नहीं है, अगर इसको भी आप अगर पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, वैसे भी आप पाइथागोरस निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 12 का स्क्वायर प्लस, अगर ये x है तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। x का स्क्वायर बराबर 25, तो x का वैल्यू 5। मैंने क्या कहा कि 3 रहे, 4 रहे तो दूसरा 5 होता है, और एक 5 रहे, 5 रहे, 12 रहे, 13 रहे तो 5 होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज कौन सा है? एक है डीईएफ और दूसरा है पी क्यू आर। डी बराबर क्यू है, मान लेते हैं ये डी है, ये क्यू है, डी बराबर क्यू है। आर बराबर ई है, ये अगर आर है, क्या है? ये आर है, तो ये ई है। बचा क्या? तो आर इसमें आएगा ना, आर बराबर ई है, आर बराबर ई है, ये ई है, तो ये आर बराबर ई हो गया।
तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो डी ई एफ त्रिभुज था, ये क्या था? पी क्यू आर था। तो हमें कौन सा, ये इसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है, तो एफ आर के बराबर होगा, एफ आर के बराबर होगा। एफ क्यू के बराबर होगा? एफ क्यू के बराबर नहीं होगा। ई पी के बराबर होगा? ई पी के बराबर होगा? पी कहाँ है? ये पी बचेगा ना। तो ई पी के बराबर होगा? ये भी नहीं होगा। डी पी के बराबर है? डी पी के बराबर, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी P। हाँ, ये क्या है? P है और ये F है, तो F किसके बराबर होगा? F P के बराबर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी हवेली पे। त्रिभुज एबीसी एवं डीएफ इस प्रकार है कि एबी बटे डी बराबर एसी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे डी एफ। एंगल ए बराबर 40 है तो एंगल बी 80 है, तो एंगल एफ की माप ज्ञात करें। देखिए, अब पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं संगत कोण बराबर होते हैं। यानी अगर त्रिभुज क्या है? ए बी बटा डी, अगर ये ए बी है तो ये डी ई, ठीक है। बी सी बटा ई एफ, ये बी सी है तो इसके समरूप ये एफ, और सी ए बटा डी एफ, ठीक है। एंगल ए बराबर 40 डिग्री, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। एंगल बी बराबर 80 डिग्री, ये अगर 80 डिग्री है तो ई भी 80 डिग्री होगा। तो एफ की माप कर, एफ हमें निकालना है। एफ मतलब किसके बराबर होगा? एक त्रिभुज तीनों का योग 180 होता है, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। डी का वैल्यू कितना है? 40, ई का वैल्यू 80 डिग्री, प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। 80 और 40 कितना होता है? 120, प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री, तो कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन सी फोर छोटे सा कार्य। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है? दो प्रतिनिधि वृत्त की विनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या है, कितनी हो सकती है? एक ये त्रिभुज एक वृत्त है, एक ये वृत्त है। दोनों के मैक्सिमम, अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिशत कर रहा है तो मैक्सिमम इसमें किसमें स्पर्श रेखा हो सकते हैं? तो एक हम लोग ऐसे इसको खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं जो इसको टच करते हुए जाए, एक यहाँ एक यहाँ। इसके अलावा हम लोग कहीं भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। मैक्सिमम कितने होंगे? तो उसके दो होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और कोई भी डाउट रहता है आपको, कोई भी क्वेश्चन में डाउट पड़ता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, साइड में उसका डाउट लिख देंगे, सर इसमें ये प्रॉब्लम आया, आप कमेंट कर देंगे, मैं उसका फिर सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। किसी बाहरी बिंदु P से वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो P बराबर 8 सेंटीमीटर, PB बराबर। एक थ्योरम है कि कोई बिंदु P है, इससे वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो ये 8 है तो दूसरा भी 8 होगा। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। P एवं PB किसी बाहर बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P एंगल AP बराबर 80 है तो P हो गया। ये त्रिभुज वृत्त है, ये P और PB क्या है? दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये A है, ये B है, ये P है, ठीक है। ए पी बी बराबर 80 डिग्री है, ए पी बी ये 80 डिग्री है। अब देखिए, ये सेंटर है, ये अगर सेंटर है तो ये क्या होता है? ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या पर 90 डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। इसको अगर हम लोग इस पर जो ये डाल देते हैं तो ये क्या करता है? दोनों को समद्विभाजक करता है। अगर ये पूरा 80 डिग्री है तो ये आधा तो कितना होगा? 40 डिग्री। ये 90 डिग्री है, 40 डिग्री, तो हमें क्या करना है? एंगल पी ओ ए पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? मतलब कोण पी ओ ए प्लस ए पी ओ प्लस ओ ए पी, तीनों का जो कितना हो? 180 डिग्री। पी ओ ए हमें निकालना है, ए पी ए पी ओ हमें कितना? 40 दिया हुआ है। ओ ए पी हमें कितना दिया हुआ? ओ ए पी हमें 90 पता है, 180 डिग्री होगा। 90 और 40 कितना होता है? 130। एंगल पी ओ ए प्लस 130 बराबर 180 डिग्री, तो कोण पी ओ ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 23, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के कौन सा कोण बनाती है? क्या कह रहा है? तो एक वृत्त है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं ये बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है,
ठीक है। इसे स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? मान लें यहाँ मैंने आपको क्या बताया था पिछले इसमें कि कोई भी जो स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु पर वो त्रिज्या पर क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सा? ऑप्शन डी फॉर दिल्ली वाली। चलो आप लोग डी फॉर दिल्ली वाली आप लोग दूसरा कुछ यूज करते हैं, ये बहुत यूज होगी। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। मान लेते एक का त्रिज्या है कितना? कैपिटल आर, एक का स्मॉल आर। तो कैपिटल आर वाला का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। और इसका हम अनुपात निकालते हैं तो मतलब पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होगा तो मतलब ये कैपिटल का आर स्क्वायर अपन स्मॉल का आर स्क्वायर। कैपिटल का आर हमें दिया हुआ है यानी 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 यानी 9:16। ऑप्शन सी फोर, सी फोर वो चंद्रो, आपने सुना होगा शायद, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट था चनहुद्रो। आपको कुछ नहीं करना, ये सब इतना फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना। आपको कभी भी देखना कि रेडियस दिया हुआ है तो पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाता है। सिंपल इसका रेडियस का स्क्वायर कर देते तो उसका हमें वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। सिंपल इसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आपका सी फॉर चंद्रो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड की जिसका केंद्र कोण 30 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर कितना? 42, नहीं 42 गुना 42। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 बार को 36 से डिवाइड यहाँ हो जाएगा 12, 7 6 के 42, 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 गुना यहाँ हो जाएगा 11। अब क्या हो गया यहाँ? 42 गुना 11। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, किसी भी नंबर को जब हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ क्या था 42 गुना 11। आपको क्या करना है? एक पेन और पेपर लेके बैठना है, जो जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसको नोट डाउन करना है। उसके अलावा क्वेश्चन वगैरह कुछ नोट डाउन नहीं करना है। कोई भी नंबर जिसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली क्या करना है? अगर 42 को हमको 11 से गुना करना है तो कुछ नहीं, 2 का सेम 2 लिख दो, 2 और 4 को जोड़ के कितना होगा? 6, और 4 को ऐसे उतार दो, 462। ऑप्शन सी फोर वंस अगेन चंद्रो। अगर आपको यहाँ कोई दूसरा नंबर जैसे 2 3 4 5 6, इसको अगर आपको 11 से गुना करना होता तो आप क्या करते? 6 को ऐसे ही लिख देते। 6 और 5 कितना होता है? 11 का 1, कैरी 1, 5 4 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 3 2 5 और 2। ये होता है आपका जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 11 का ट्रिक पता चलेगा 11 से कैसे मल्टीप्लाई होता है। कुछ नहीं करना, पहले वाला टर्म को लिखना है फिर उसके साथ अगला वाला उसको टर्म को जोड़ते हुए जाना है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? मैंने क्या बताया था? त्रिज्या दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात हमें उसका स्क्वायर करने से निकल जाता है। परिधियों का अनुपात दिया हुआ, परिधि का अनुपात क्या होता है? एक का अगर आर है दूसरे का आर है तो इसका परिधि का अनुपात क्या होगा? 2 पाई आर बटे 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल मतलब आर अनुपात आर। सेम किसी भी वृत्त के परिधि और त्रिज्या के बीच में रिलेशन पूछे तो जो रिलेशन दिया हुआ सेम उसी को आप टिक कर दो। 5/7 दिया हुआ है तो वही आपका आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो ऑप्शन बी फॉर बुलाओ कभी चाय पे। क्वेश्चन नंबर 27, आप यहाँ पेन पेपर निकालेंगे, आप यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब 1 को हम लोग यहीं रखते हैं तो इधर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को लगेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों आप लिख लेंगे इसको दोनों को। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ अगर हम 7 कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अभी मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का इसका वैल्यू क्या होगा? 1। 7 × 1 इक्वल टू 7। फिर से बी, दैट मीन्स बुलाओ चाय पे, बुलाओ कभी चाय पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? यदि cos A इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा तो b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, हम पूछा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? बी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे, वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना 20 साइन थीटा, तो वाई स्क्वायर करेंगे तो 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग पहले इंक चेंज कर लेते हैं, इंक कलर कौन सा रखा जाए, चलिए ब्लू वाला रख देते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उनके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये है हमारा कुतुब मीनार, ये हुआ हमारा मीनार। इसके पाद से कितने 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से कोई एक यहाँ कोई चीज है, यहाँ से अगर आप हैं, यहाँ से आप अगर इसको देख रहे हैं इस मीनार को, तो आपका 60 डिग्री का कोण से आपको देखना पड़ रहा है। तो मीनार की ऊंचाई याद करें, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जिसमें ये क्या होता है, लंब ये है आधार, ये कर्ण। लंब और आधार किसमें आता है, चाहे तो टेन में आएगा या कोट में, आप कुछ भी दोनों में से यूज करते हैं, चाहे टेन यूज कीजिए या कोट यूज कीजिए, मैं टेन यूज करता हूँ। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा वाला होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, मान लेते हैं कि इसका निकालना तो एक्स मान लेते हैं, कर्ण आधार क्या है लंब बटे आधार, तो आधार है 10। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर एक्स बाई 10, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 10√3। 10√3 क्या है, फिर से बुलाओ कभी चाय पे। ऑप्शन क्वेश्चन 30 क्या कर रहा है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, एक कोई पतंग है, मकर संक्रांति भी गुजर गया, ये हो गया पतंग, ठीक है, ये उड़ रहा है पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर, और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का, मान ये डोर है, ये रस्सी है, ये 60 डिग्री पर कोण बना रहा है पृथ्वी से, ये हो गया पृथ्वी आपका। तुम ही तो उड़ा रहे हो, इतना ध्यान से क्या देख रहे हो। 60 डिग्री का कोण बनाती है तो डोर की लंबाई याद करें, हमें डोर की लंबाई चाहिए, और ये कितने ऊंचाई पर है, तो ये पतंग अभी ऊंचाई पर है 30 मीटर की ऊंचाई पर। अब क्या फिर से हमें ऊंचाई दिया हुआ है, हमें मतलब ये हमें डोर निकालना है, अब हमें ये वाला लंबाई निकालना है, ये वाला हमें पूछ रहे हैं। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब और कर्ण के बीच कौन सा रिलेशन, शायद आप साइन थीटा लगाइए या फिर कोसेक थीटा लगा सकते हैं, मैं साइन थीटा यूज करता हूँ, तो साइन 60 डिग्री, लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू कितना है 30, कर्ण का वैल्यू मान लेते हैं हम एक्स है, एक्स निकालना है तो एक्स लिख देते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, 30/x, तो √3x बराबर कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 बटे √3, 60 बटे √3 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, तो इसको हम लोग हर का पाई में कर लेते हैं, इधर √3 इधर √3, तो कितना हो जाएगा 60 √3 बटे √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, कटिंग कोटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 20√3। ऑप्शन C4 मतलब क्लाइमेक्स अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, किए किस मान के लिए द्विघात समीकरण की एक्स का इतना इसके मूल वास्तविक एवं समान है। मूल समान होने के लिए मैं क्या करना भाई, एक होता है विवेचक, आपको अगर पता होगा तो विवेचक मतलब जिसको हम लोग डी कहते हैं, डी का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac। ये अगर 0 के बराबर आ जाता है ये b² - 4ac, तो हम लोग कह सकते हैं कि मूल क्या होंगे, मूल होंगे आपके समान, यानी b² - 4ac जब 0 आता है तो मूल समान होता है। इसमें a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ हमें k, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू कितना दिया 1, हमें क्या करना चाहिए b² - 4ac 0 की वैल्यू पुट करना, क्योंकि मूल समान है। b का वैल्यू मतलब -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू कितना है 1 = 0, 6 का स्क्वायर 36 - 4 के बराबर 0, 36 बराबर 4 के, k का वैल्यू आ जाएगा 9। ऑप्शन C4 फिर से बुलाओ कभी चाय पे। क्या बात है, चाय से बहुत मोहब्बत है। यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड देखिए, कभी भी आपको शून्यक दिया हुआ कुछ नहीं करना, px ux सब ध्यान कुछ नहीं, गुणनखंड दिया हुआ अगर शून्यक दिया हुआ गुणनखंड पूछे तो कुछ नहीं, x बराबर 2 वैल्यू दिया हुआ है तो 2 को इधर लाएंगे तो x - 2 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 0x - 2। ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पे। क्वेश्चन नंबर 33, यदि बहुपद cx का प्लस ax प्लस b का शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए जनरली देखिए हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद का, द्विघात का जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है, यानी x² के साथ a आता है, x के साथ b आता है और c कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें क्या x² के साथ c दे दिया, मतलब
ये सी हमारा किसका वैल्यू है, ये जनरली इस ए का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये ए है, ये ए क्या है, ये बी का वैल्यू है, और ये बी, ये हमें सी का वैल्यू दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इस सी का वैल्यू दिया हुआ है हमें यहाँ बी। यहाँ नीचे चाहिए ए का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है सी, यानी बी बाई सी, ऑप्शन सी। मतलब क्लाइमेक्स अभी बाकी है, सी बाय बाय मतलब क्लाइमेक्स अभी बाकी है। क्लाइमेक्स तब होगा जब आप 500 प्लस तक पहुंच जाएंगे, इस मैराथन को कंप्लीट लास्ट तक देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में क्या चाहिए कि मैक्सिमम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब इसका अगर यहाँ क्या है, घात 3 है, तो ये द्विघात होगा नहीं, ये त्रिघात हो जाएगा। यहाँ x है, स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2x का होल स्क्वायर करेंगे, 4x स्क्वायर आएगा, और ये 4x स्क्वायर इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो ये द्विघात नहीं होगा, फिर x का स्क्वायर वाला नहीं बचेगा। ये पावर x है, पावर x मतलब पावर 1, ऊपर जाएगा तो -1, द्विघात में -1 वाला आ नहीं सकता, तो यहाँ ऑप्शन बचा क्या, बी फॉर बुलाओ कभी चाय पे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं होगा बी ना, क्योंकि ये कीवी की क्वेश्चन है, त्रिघात क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। जिस क्वेश्चन को टाइम देने का मैं ऑटोमेटिकली टाइम दूंगा, जो अगर इस जो फास्ट करने का उसमें मैं फास्ट करूंगा, इसमें टाइम देने का होगा, इसमें समझाने का होगा, मैं इसमें अच्छे से समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा। द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक, विवेचक किसको बोलते हैं, हम लोग डी को बोलते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -7, और सी का वैल्यू है 6, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना 6, 7, तो -7 का स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 6, -7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 दूनी 8 6 48, 49 माइनस 48 बराबर 1। फिर से ए, अब ए से कुछ नया हम लोग वोकैब सीखते हैं, नया क्या होगा, आप कमेंट में करेंगे इसका। 36 मान लिख देंगे, 36 A4 डैश लिख देंगे। 37 क्या, निम्नलिखित में से कौन बहुपद x-2 के लेखा पर है। अगर आप इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपका ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या हुआ, x इक्वल टू 2 का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा, यानी ये वैल्यू आपका क्या होगा 2, यानी ये पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये x का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ 2, y का वैल्यू आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, यानी 2 फिक्स रहेगा x का मान, y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं जो इस ग्राफ पर एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा, x का 2, y का 0, ये भी आ सकता है इस लाइन पर, 2 2 ये भी आ सकता है, 2 1 2 1 ये भी आ सकता है, यानी इनमें से ऑप्शन डी, इनमें से सभी। D4 फिर से आ गई दिल्ली वाली, यदि p+1 2p+1 4p माना समांतर श्रेणी में, तो p का मान क्या होगा। आपका समांतर श्रेणी में क्या होता है कि समांतर श्रेणी का सबसे खास बात ये होती है कि उसके बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो समान होता है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस वो बराबर होगा। इन दोनों के बीच का अगर हमें डिफरेंस निकलता है तो क्या होगा, 2p+1, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा 2p+1 से हम p+1 को अगर घटाते हैं तो ये उतना ही आएगा जितना हम 4p-1 से किसको घटाते हैं, 2p+1 को, यानी अगर 2 4 6 अगर एपी में है तो क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, यानी दोनों डिफरेंस आपस में बराबर होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों डिफरेंस आपस में बराबर होगा, इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर होगा, तो उसी को हम लोग बराबर कर रहे हैं। 2p+1 -p-1, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4p-1 -2p-1। ओके, ये -1 ये +1 कैंसिल आउट, 2p में से p गया, यहाँ के बचा p, 4p - 2p इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा 2p, -1 और -1 -2। अब 2p में से p माइनस करेंगे तो p -2 इधर आके क्या बचेगा +2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी फॉर बारामूला की पहाड़ी कहां पर स्थित है, आप में कौन से उस जगह का आप लोकेशन, बारामूला की पहाड़ी कहाँ है उसका कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। अब समांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर की क्या करते हैं हम लोग, किसी भी टर्म से उससे पिछले टर्म को माइनस करते हैं, यानी 5 - 1 = 4, तब भी 4 ही आएगा, 9 - 5 करेंगे तब भी 4 ही आएगा, इसका सार्वंतर कितना होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 40 क्या, समांतर श्रेणी 5 11 11 का कौन सा पद 38 है, यानी ये किस कौन सा पद पूछा है, तो मान लेते कि nth पद वो 38 है, तो मतलब ये an का वैल्यू दिया हुआ है, an बराबर क्या होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का एन का वैल्यू 38 दिया हुआ है। ए मतलब पहला पद ए मतलब 5, एन हमें निकालना है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इस टर्म में से हम लोग इसके पीछे वाले घटा देंगे, 8 माइनस 5 बराबर 3। अब 38 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा? 33 बराबर एन माइनस वन इंटू 3। और एन माइनस वन निकालते हैं हमें कितना हो जाएगा? 3 को इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। एन माइनस वन बराबर 11, तो एन बराबर 12। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं? दो गोलों का आयतन का अनुपात इतना इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कभी भी गोले का आयतन आपको दिया हुआ है तो उसको त्रिज्या निकालने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको इसका क्यूब रूट कर देना है। तो किसका क्यूब रूट 64 होता है? तो 4 का क्यूब रूट 64 होता है। 125 किसका क्यूब रूट होता है? तो ये 5 का होता है। कभी भी आयतन से, गोले का आयतन से अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो उसका क्यूब रूट कर देंगे, और जो कि क्या आएगा? 4:5। अब तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इधर भी क्या होगा? 4 पाई, इसका अगर आर है तो आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 पाई से हमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी आर का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, आर का स्क्वायर कर देंगे। आर का स्क्वायर कितना? 4 5 था, तो उसका कर देंगे 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, यानी 16 बटे 25। ऑप्शन सी इज चनहुद्र। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। 4:5 है, बेलन का त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। उनकी ऊंचाई पर इतना दिया हुआ तो उनके आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब एक बेलन B1 है अपन B2, इसका आयतन निकालना है तो इसका क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच बटे पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच, H1 H2। इसके लिए H1 पाई से पाई कैंसिल, R1 क्या है? R1 है 4 का स्क्वायर, H1 कितना है? 6 बटे R2 का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू H2 क्या है? 7। 4 का स्क्वायर 16 गुना 6 बटे 5 का स्क्वायर 25 गुना 7। कुछ कटेगा का? नहीं कटेगा, तो ऐसा लिख देवत कि 96/175। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है कि आठ त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह में कैपिटल आर दिया हुआ है, 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी, सी फॉर छोटे सरकार। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? यदि किसी शंकु के पृष्ठ पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो और त्रिज्या इतना है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना दिया हुआ है तो इसका हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है ये हमें आप बताएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या था? 800 किसके बराबर होगा? पाई आर एल के बराबर होगा। 880, 800 है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। आर हमें पहले निकालना है। हुई 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 हुई, आर दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना है? 14। एल हमें निकालना है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 880। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 को जब इससे काटेंगे तो 44 दूनी 88, यानी एल का वैल्यू आ गया हमारा 20। बी फोर बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। 45 यदि किसी धन के विकर्ण की लंबाई 2-3 सेंटीमीटर है तो इसके कोण की लंबाई क्या होगी? यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, आपको अगर मैं 3D समझा पाता काश। चलो कोशिश करता हूँ 3D फिगर बनाने की, बट हंसना नहीं मेरे 3D फिगर में। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ही बनाऊं। क्या पूछ रहा है? देखिए ये हो गया इसका घन का साइड, ये सारे के सारे जो लाइन से, और यहां से यहां का अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विकर्ण। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये विकर्ण। और विकर्ण किसके बराबर होता है? साइड का स्क्वायर। मान लीजिए अगर इसका ए है साइड, ये साइड ए है तो इसका विकर्ण क्या होगा? साइड ए है तो इसका विकर्ण कितना होगा?
रूट ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि यह 90 डिग्री का कौन बनता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2√3, 2a² बराबर 2√3, 2 रूट, तब ए बराबर कितना हो जाएगा, a√2 बराबर 2√3। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√3/√2। कुछ गड़बड़ भागली का। चलो देखते हैं फिर से क्या करें। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो इसके कोण की लंबाई क्या होगी। यानी ये अगर घन है, कोण की लंबाई इतनी साइड ही तो कह रहा है ना वो, कोण किसको कहते हैं, साइड को ही तो कहते हैं। ये अगर घन है, अच्छा 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 अच्छा, ये कहना चाह रहा है ये, मतलब ये नहीं है, वो हमें घन का विकर्ण मतलब इस कोना से लेके इस कोना तक ये वाला वैल्यू में दिया हुआ है, ये बात है। वो हमें कुछ और कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण, घन के विकर्ण मतलब मैं आपको तो खैर यहाँ 3D दिखा सकता हूं नहीं, चलिए मैं देखता हूँ पीछे होगा तो मैं अगर कोई इमेज वगैरह ले पाऊँ 3D इमेज, तो उससे मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। तो इसको स्किप करते हैं, 46 देख लेते हैं। किसी घन का किनारा दोगुना हो जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। अगर किनारा दोगुना हो जाए, पहले किनारा अगर r था तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है घन का, 6l², मतलब 6r² होगा। किनारा r था, अगर किनारा r से 2r हो जाएगा कितना होगा, 6 × 2r का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 24r² हो जाएगा, 24r²। पहले कितना था 6r², अब हो गया 24, तो कितना गुना आ गया, 4 गुना नहीं हो गया। तो ऑप्शन बी फॉर बुलाओ कभी चाय पे। ठीक है, किसी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। किसी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², उसकी त्रिज्या के अर्धगोले, उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। ये πr² से πr² कैंसिल आउट, तो इसका अनुपात कितना होगा, 4:3। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 48, यदि किसी अर्धगोले के कर्वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², 2πr² बराबर हमें दिया हुआ है 1232। 2 पाई का वैल्यू 22/7, r² हमें निकालना है, 1232 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, खेला करते हैं। अब 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 112। अब इससे हम लोग 2 दूनी 4 से काटते हैं, तो 4 दूनी 8, 3 32, 4 8 32। अब r² का वैल्यू कितना आ गया, 28 × 7। 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 7 × 7, ये किसका वैल्यू है, r² का वैल्यू। यानी तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r² का वैल्यू इतना, तो r का वैल्यू अंडर रूट लग जाएगा, यानी 4 × 7 × 7। 4 को हम बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 2, 2 7 में से एक साथ बाहर निकल जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 2 7 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin रेज़ टू पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू हम कह, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मैं चेंज कर लेता हूँ इसका इंक कलर को, तो हम लोग cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस और नो, प्लस cos स्क्वायर को लेंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा जाएगा। ठीक है,
यस और नो। अब cos थीटा अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम cos थीटा एज इट इज, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये सुनो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos थीटा लिख दिया, और साइन साइन के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा, यानी cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू हमें पहले ही दिया हुआ है 1, यानी तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। ऑप्शन बी फॉर अमरेंद्र बाहुबली। क्वेश्चन 50 करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पीछे एक आइडेंटिटी बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और 1 सिमिलरली उस तरह यहाँ tan था तो sec हुआ, यहीं अगर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा अपन cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos sec को हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे, sec को हम लोग चेंज कर लेते हैं, अगर मैं इसको cos में चेंज करता हूं तो 1 बाई cos थीटा। अगर मैं sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको पलटा देंगे तो ऊपर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। कौन सा हो गया आपका, D4 लास्ट में दिल्ली वाली। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।